नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत आपका अनादि टीवी पर। मैं हूं आपके साथ पारुल। दूसरों के जीवन में खुशियां लाने वाले, उन्हें जीवन दान देने वाले, असाध्य रोगों से मुक्ति दिलाने वाले जीवन दाता डॉक्टर आत्महत्या कर रहे हैं। सोमवार को भोपाल में पीजी फाइनल ईयर की गायनेकोलॉजिस्ट सरस्वती बाला ने मौत को गले लगा लिया। उधर मुंबई में टीबी अस्पताल में से एमडी कर रहे डॉक्टर आदिनाथ पाटिल ने नशे का इंजेक्शन लगाकर मौत को गले लगा लिया। एक ही दिन में 2 डॉक्टरों की आत्महत्याओं ने कई सवाल खड़े कर दिए हैं। डॉक्टरों की जिम्मेदारी दूसरों को मौत से बचाना होता है, लेकिन यहाँ तो डॉक्टर खुद ही मौत को गले लगा रहे हैं। आए दिन इस तरह के मामले सामने आ रहे हैं। 7 जुलाई को प्रयागराज एम्स के डॉक्टर सुभाष ने आत्महत्या कर ली थी। मामला प्रेम प्रसंग का था। इससे पहले मार्च में झाबुआ जिला अस्पताल की डॉक्टर निशा ने ये कहते हुए आत्महत्या कर ली थी कि वो सुंदर नहीं है। राजस्थान के दौसा में पिछले वर्ष अप्रैल माह में डॉक्टर अर्चना शर्मा की आत्महत्या बहुत चर्चित हुई। एक मरीज की प्रसव के दौरान मौत हो गई थी, जिसके बाद अर्चना शर्मा पर राजनीतिक दबाव डाला गया। आत्महत्याओं की ऐसी कई घटनाएं हैं। डॉक्टरों के ऊपर कई तरह के दबाव हैं। जूनियर हैं तो सीनियर का दबाव है, राजनीतिक दबाव है, काम का प्रेशर है और पारिवारिक तनाव भी है। ऐसे में डॉक्टरों के कदम आत्महत्या की तरफ क्यों मुड़ रहे हैं, ये जानने की कोशिश करेंगे, लेकिन उससे पहले रिपोर्ट देख लीजिए। भोपाल के गांधी मेडिकल कॉलेज में 14 हफ्ते की गर्भवती 27 वर्षीय डॉक्टर बाला सरस्वती ने आत्महत्या कर ली। 7 महीने पहले इसी मेडिकल कॉलेज में आकांक्षा नाम की पीजी स्टूडेंट ने भी इसी तरह आत्महत्या की थी। आत्महत्या के लिए एनेस्थीसिया का ओवरडोज लिया और मौत की नींद सो गई। सोमवार को ही मुंबई में टीवी अस्पताल से एमडी कर रहे डॉक्टर आदित्यनाथ पाटिल ने नशे का इंजेक्शन लगाकर मौत को गले लगा लिया। एक ही दिन में देश के 2 अलग अलग भागों में 2 चिकित्सकों की आत्महत्या ने पूरे देश को झकझोर दिया है। भोपाल में गांधी मेडिकल कॉलेज में आत्महत्या करने वाली डॉक्टर सरस्वती गायनेकोलॉजिस्ट पोस्ट ग्रेजुएशन के फाइनल ईयर में थी। गायनेकोलॉजिस्ट सबसे होशियार और आला दर्जे के डॉक्टर ही बन पाते हैं। ऐसे में इतने ब्राइट करियर की संभावना को एक तरफ करके मौत को गले लगाना कई सवाल खड़े कर रहा है। डॉक्टर सरस्वती के पति जयवर्धन यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं। घटना वाली रात दोनों पति पत्नी अलग अलग कमरों में सोए थे। आत्महत्या की इस घटना के बाद जूनियर डॉक्टरों ने कहा कि मेडिकल कॉलेज में माहौल अच्छा नहीं है। छोटी छोटी बात पर सजा दी जाती है। सीनियर जूनियर का शोषण करता है। जरा सा काम बिगड़ने पर ऑपरेशन ना करने जैसी कई तरह की सजा दी जाती है। डॉक्टर सरस्वती की आत्महत्या के मामले में भी कई पहलू निकलकर सामने आ रहे हैं। सरस्वती को फाइनल परीक्षा में नहीं बैठने दिया गया था। 4 जनवरी 2023 को भी हमीदी अस्पताल की डॉक्टर आकांक्षा महेश्वरी ने पेन किलर और NHPC एक इंजेक्शन लेकर आत्महत्या कर ली थी। इसी साल जुलाई माह में 10 जुलाई को जयपुर में एक डॉक्टर ने अस्पताल में गला काटकर आत्महत्या कर ली थी। इससे पहले मार्च महीने में मध्य प्रदेश के झाबुआ अस्पताल में जिला अस्पताल की डॉक्टर निशा भायाल ने भी पंखे से लटक कर आत्महत्या कर ली थी। प्रयागराज में एम्स के डॉक्टर सुभाष ने प्रेमिका की प्रताड़ना से तंग आकर मौत को गले लगा लिया था। साल 2022 में 29 मार्च को राजस्थान के दौसा में स्त्री रोग विशेषज्ञ डॉक्टर अर्चना शर्मा ने भी राजनीतिक दबाव में आत्महत्या कर ली थी। इसके कुछ महीने बाद 1 सितंबर 2022 को सफदरगंज अस्पताल में ऋतु नाम की महिला डॉक्टर ने मौत को गले लगा लिया था। डॉक्टरों की आत्महत्या के ऐसे कई मामले हैं। डॉक्टरों की आत्महत्या की चर्चा इसलिए जरूरी है क्योंकि डॉक्टर का काम जीवन देना है। जो दूसरों को जीवन दे रहे हैं वो खुद मौत को गले क्यों लगा लेते हैं, ये बड़ा सवाल है। काम का दबाव, पारिवारिक तनाव, करियर में आगे बढ़ने की ललक, अत्यधिक महत्वाकांक्षा और सीनियर जूनियर के झगड़े जैसे कई कारण इन आत्महत्याओं के लिए जिम्मेदार हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, अनादि टीवी। जीवन देते हैं, जो हमें प्रोत्साहित करते हैं कि कैसे आप तमाम कितनी भी परिस्थितियां खराब हों, पर खराब परिस्थितियों में भी आप अपने जीवन में खुशहाली ला सकते हैं। आप तमाम ऐसे डॉक्टर से मिलिए, आपको वो स्ट्रेस से फ्री रहने के लिए कहेंगे, तमाम तरह की सलाहें देंगे और वो सलाहें बड़ी अच्छी लगती हैं क्योंकि वो हमारे फ़ायदे के लिए कह रहे होते हैं। लेकिन ये जो लिस्ट है ना डॉक्टर्स की, ये सामने आई है और ये बता रहे हैं
कि डॉक्टर्स जो हैं वो खुद भी ऐसे घातक कदम उठा रहे हैं। और चलिए इस पर आज चर्चा करना आवश्यक हो जाता है और इसी पेशे से ताल्लुक़ रखने वाले कुछ एक्सपर्ट्स हमारे साथ जुड़े हुए हैं। डॉक्टर उमा भट्टाचार्य हमारे साथ मौजूद हैं, मनोचिकित्सक हैं, बहुत स्वागत करती हूँ मैडम। जेपी पालीवाल साहब हमारे साथ जुड़े हुए हैं, आप भी डॉक्टर, बहुत स्वागत करती हूँ। उमा शंकर जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, समाज सेवी हैं, आपके पास भी आऊँगी। सबसे पहले रुमा मैम आपसे मैं शुरुआत करूँगी। एक ऐसा मैटर जो बहुत ही सेंसिटिव है, क्योंकि आप लोग जिनसे हम जीवन जीना सीखते हैं, आप लोग जिनकी वजह से हमें ये समझ आता है कि असल जीवन क्या है, आपसे तो कितनी अच्छी बातें होती है रुमा मैम, और आप कितनी बार प्रोत्साहित करती हैं कि सही तरीके से आप कैसे अपने जीवन में खुशहाली ला सकते हैं। आपको कदम बढ़ाने पड़ेंगे, आपको अपने लिए लड़ना पड़ेगा, लेकिन वही डॉक्टर, एक लिस्ट है पूरी जिसमें अलग अलग तरह से, अलग अलग वजहों से इन डॉक्टर्स ने सुसाइड किया, जिसमें एक डॉक्टर ऐसे थे जिनके ऊपर पॉलिटिकल प्रेशर था, एक डॉक्टर ऐसे हैं जो अपने प्रेम प्रसंग के चलते आत्महत्या कर लेते हैं। ये डॉक्टर्स जिनके हम चर्चा कर रहे हैं, सभी को ब्रॉड माइंडेड और तमाम चीज़ों उन्होंने भी दुनिया देखी है, वो हमें सिखाते हैं, लेकिन इस तरह से डॉक्टर्स के सुसाइड के मामले सामने आ रहे हैं। ये काफ़ी भयानक है कि हम जो हमें समझाते हैं वही नहीं समझ पा रहे हैं। जी बिल्कुल, ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण घटना है डॉक्टर सरस्वती की। और जो एक होनहार छात्रा थी, गायनेकोलॉजी फाइनल ईयर में थी। मैं एक बात बताना चाहती हूँ कि विश्व भर में अगर सबसे कठिन दर्जे का कोई इम्तिहान माना जाता है तो वो है मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम। और दुनिया भर में, विश्व भर में अगर सबसे कठिन कोई पाठ्यक्रम मानी जाती है वो है MBBS और PG का। तो आप समझ सकते हैं कि भारत जैसे देश में गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में दाखिला पाना, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में पोस्ट ग्रेजुएशन की सीट पाना, ये तो तय करता है कि हमारे देश के सबसे ज्यादा जो होनहार, मेहनती, कैपेबल जो बच्चे रहे हैं वही मेडिकल में आए हैं और पोस्ट ग्रेजुएशन कर रहे हैं। और अगर मैं बात करूं, जैसे आप कह रहे हैं आत्महत्या की बात, आज मैं आपके चैनल को धन्यवाद देना चाहती हूं कि इतने महत्वपूर्ण विषय में हम बात कर रहे हैं। आत्महत्या की भी अगर हम रिपोर्ट्स देखें और आंकड़े देखेंगे तो किसी भी अगर प्रोफेशन वाइज डिवाइड की जाएगी आत्महत्या को, तो मेडिकल आत्महत्याएं सबसे ज्यादा मेडिकल प्रोफेशन में होती है और सबसे ज्यादा भारत में होती है। एक मैं बात बताऊं, हमारे भारत में जो नियंत्रित करते हैं मेडिकल गाइडलाइंस को, जो IAS IPS जो सेक्रेटरीज होते हैं वो नॉन मेडिकल होते हैं। पता ही नहीं होता है कि किस तरह का दबाव आपके घर में एक इंसान जब बीमार पड़ता है, घर के 4 लोग परेशान हो जाते हैं। और यही PG के स्टूडेंट 100 को रोज देखते हैं, ना उनको खाने पीने का टाइम है, ना उनको हम दूसरों को सलाह देते, डॉक्टर सलाह देते हैं कि 8 घंटे की नींद पूरी करिए, खाना समय पे खाइए, कोई ना कोई आपको एंटरटेनमेंट होना चाहिए, कोई ना कोई आपकी हॉबी होनी चाहिए। लेकिन ये PG स्टूडेंट्स और जूनियर डॉक्टर्स जो है लगातार 30-30, 36-36 घंटे काम करते हैं। एक तरह तो हमारे देश में डॉक्टरों को भगवान का दर्जा दे दिया जाता है, और दूसरी तरफ जब भी कोई किसी की मौत होती है तो उसी डॉक्टर को हैवान बना के उसके साथ मारपीट, बदसलूकी, बदतमीजी, यहाँ तक मर्डर्स हो जाते हैं। तो भगवान का दर्जा हम लोगों को मत दीजिए और न हमें डॉक्टरों को हैवान बनाइए। ये इंसान है जो निरंतर प्रयास करते हैं कि उनके अंदर के जो मरीज हैं उनको एक बेटर लाइफ दी जा सके, उनकी स्वास्थ्य की रक्षा हो, ये जो है इंटेंशन होता है। लेकिन डॉक्टर भी इंसान है, ये समझना बहुत जरूरी है। आप अगर PG स्टूडेंट्स के रहने की व्यवस्था देखेंगे, उनकी ड्यूटी टाइमिंग्स देखेंगे, तो आप यकीन नहीं करिए कि 36-36, 48-48 घंटे इन लोगों से काम लिया जाता है। फिर आप कैसे सोच सकते हैं कि इन्हें तनाव नहीं होगा? कल कोई कह रहा था कि डॉक्टर्स को विल पावर स्ट्रॉन्ग रखना चाहिए। कोई IAS अधिकारी ये कह रहे थे, आप तो AC के कमरे में बैठ के ड्राइवर है, आपके पास कुक है, आपके पास नौकर चाकर है, आपके पास आपके परिवार वालों के लिए गाड़ी है, ड्राइवर है,
और अब डॉक्टर से कह रहे हैं कि आप विल पावर स्ट्रांग रखिए। अगर डॉक्टर खाना नहीं खा पा रहा है पूरे पूरे दिन, कोविड के टाइम में कितने डॉक्टर्स ने आत्महत्या से जान गंवाई। 48 मेरी खुद की भांजी इंदौर मेडिकल कॉलेज में रही है, उन लोग उस गर्मी में के 44 डिग्री गर्मी में पीपी किट पहन के वॉशरूम तक नहीं जा पाते थे, 12-12 14-14 घंटे, खाने को टाइम नहीं मिलता था। फिर लोग ये उम्मीद करते हैं कि डॉक्टर्स का स्वभाव तो बहुत अच्छा होना चाहिए, है ना। डॉक्टर्स जो सलाह दे रहे हैं वो खुद पे तो लागू ही नहीं कर पाते हैं। एक एंगल जो आपने बताया काम का प्रेशर और उनका जो लाइफस्टाइल है वो बहुत ही बिजी शेड्यूल होता है, इस बात को हम भी समझ सकते हैं क्योंकि हमने भी वो दौर देखा है जब डॉक्टर्स लगातार अपने कर्तव्यों का पालन कर रहे थे और हमने देखा है किस तरह से पीपी किट में जो कई सारी जो नर्सेज हैं उनकी बेहोशी तक की खबरें आई थी। तो वो दौर तो था ही, लेकिन उसके अलावा भी हम देखते हैं कि पूरी शिद्दत से आप लोग मेहनत करते हैं। उसके बाद भी कई बार, जैसे कि आपने भी कहा कि भगवान का दर्जा आपको दिया जाता है, लेकिन उसके बावजूद भी कई बार ऐसा होता है कि केसेस बहुत ही सीरियस होते हैं। पूरी जद्दोजहद करने के बावजूद भी कई बार पेशेंट को नहीं बचाया जा सकता। उस परिस्थिति में जो परिजन से आपको रिएक्शन मिलता है, जो लोगों से, घर वालों से रिएक्शन मिलता है, वो बहुत ही गलत होता है। मैं आगे बढ़ रही हूँ, डॉक्टर पालीवाल भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। डॉक्टर पालीवाल, कई सारी घटनाएं हैं जिनमें हम अगर बात करें सफदरगंज की, तो ऋतु नाम की जो महिला डॉक्टर थी, उन्होंने भी मौत को गले लगाया। उनका भी कारण अलग था, खुद के पर्सनल इश्यूज की वजह से, फैमिली इंटेंशंस की वजह से, काम का प्रेशर, पॉलिटिकल प्रेशर, उनके ऊपर हत्या का आरोप लगा दिया जाता है अगर किसी मरीज की मौत हो जाती है। ये सारे अलग अलग कारण हैं जिनकी वजह से मौत को गले लगा रहे हैं डॉक्टर्स। और इसके अलावा जो ताज़ा उदाहरण है जिसमें 27 वर्षीय गर्भवती डॉक्टर थी सरस्वती, जिन्होंने हाल ही में इस तरह का घातक कदम उठाया जो आज चिंता करने पर मजबूर कर रहा है। क्यों आखिर जो डॉक्टर्स हमें समझाते हैं, मैं मान सकती हूँ काम को लेकर एक रीज़न हो सकता है जो उनके ऊपर अलग ही प्रेशर बनाता है, लेकिन घरेलू समस्याएं और भी कई चीज़ें जिनकी वजह से मौत जैसे घातक कदम उठा लेना, आत्महत्या कर लेना। देखिए, मैं जहां तक मानता हूं, डॉक्टर होने के लिए किसी भी व्यक्ति का बहुत बुद्धिजीवी होना बहुत जरूरी है। संघर्ष और कठिन परिश्रम के बाद मेडिकल में दाखिला मिलता है, लेकिन कठिन, दबावपूर्ण और रिस्की, खतरनाक पेशे में यदि आज की तारीख में यदि कोई पेशा है तो चिकित्सा संप्रदाय का, चिकित्सकों का पेशा है। यदि चिकित्सकों में वैसे सामान्य आत्महत्या के कारण देखें तो शैक्षणिक हो सकते हैं, सामाजिक हो सकते हैं, पारिवारिक हो सकते हैं, शारीरिक हो सकते हैं, व्यक्तिगत हो सकते हैं जिसमें प्रेम प्रसंग में असफलता इत्यादि माने जाते हैं। लेकिन संघर्ष और कठिन परिश्रम के बाद जब मेडिकल में दाखिला होता है तो सबसे पहली बात होती है बहुत लंबी शिक्षा। एमबीबीएस करने में कम से कम 7 साल का समय लगता है और यदि सुपर स्पेशलिस्ट बनना है तो 15 साल से कम का एजुकेशन नहीं होता। ऐसे में व्यक्ति को, या उस व्यक्ति को जो डॉक्टर बन रहा है, सुपर स्पेशलिस्ट बन रहा है, उसको सुपर स्पेशलिटी की डिग्री हासिल करते करते 35 वर्ष की उम्र हो जाती है, जब तक आदमी का आधा जीवन निकल जाता है। उसके बाद शासन का बॉन्ड 2 साल 3 साल शासन का बॉन्ड इस तरह का होता है जैसे बंधुआ मजदूर की तरह आपसे कार्य लिया जाता है और आपको कहीं पर भी आपकी पोस्टिंग दे दी जाती है। निश्चित तौर पर यदि चिकित्सा की बात करें तो महंगी शिक्षा, इसका खर्च कई बार परिवार वाले लेते हैं, माता पिता लेते हैं, जिनको लोन चुकाना बहुत मुश्किल होता है। ऐसे में जो चिकित्सक, नया चिकित्सक बना है, उस पर बहुत ज्यादा मानसिक दबाव आता है और चूंकि शैक्षणिक उम्र उसकी बहुत लंबी रहती है तो ऐसे में देरी से विवाह और बहुत देरी से उसके परिवार का भी की शुरुआत होती है, ये भी बहुत बड़ा कारण बनता है। उसके बाद जब वो चिकित्सक बनकर फील्ड में आता है तो स्वयं के विकास की अपेक्षाएं, चाहे वो आर्थिक अपेक्षा हो, चाहे पारिवारिक अपेक्षा हो, चाहे सामाजिक अपेक्षा हो, चाहे पद की अपेक्षा हो, चाहे प्रतिष्ठा की अपेक्षा हो, चाहे सम्मान की अपेक्षा हो, चाहे धन की अपेक्षा हो, इन अपेक्षाओं के दबाव में भी बहुत लंबी उम्र की पढ़ाई के बाद चिकित्सक रहता है। और उसके बाद धीमी, अनिश्चित और अस्थायी सफलता आज की तारीख में चिकित्सा क्षेत्र में बहुत बड़ा कारण है। शासकीय सेवाओं में प्रशासनिक और राजनीतिक दखलंदाजी, ये भी एक बहुत बड़ा कारण माना जाता है। मैंने यहां तक देखा है कि छोटे गांवों में जो चिकित्सक इतना पढ़ लिख कर जाता है उसकी पोस्टिंग सरपंच के अंडर में होती है, सरपंच के नीचे उसे कार्य करना पड़ता है। ये इस देश का दुर्भाग्य, इस देश के कानून का दुर्भाग्य, व्यवस्था का दुर्भाग्य, प्रशासनिक दुर्भाग्य। उसके बाद यदि मान लो वो चिकित्सक बन गया तो उसको साधन विहीन दुर्गम स्थानों पर शुरू में पोस्टिंग दे दी जाती है और बॉन्ड के नाम पर भी कहीं कहीं उसको मजबूर किया जाता है एक चिकित्सक को गांव में जाने के लिए। अलावा इसके भेदभावपूर्ण ट्रांसफर नीति इत्यादि, मैं समझता हूँ ये बहुत बड़े कारण होते हैं। ऐसी परिस्थितियों में जो सबसे बड़ा कारण है आज
इसमें सबसे बड़ा कारण, जैसा कि डॉक्टर रूमा भट्टाचार्य ने भी बोला है, जी कि हम ये मानते हैं कि प्रशासनिक और राजनीतिक दखलंदाजी सर्वोपरि है, और इन प्रशासनिक और राजनीतिक दखलंदाजी के चलते एक प्राकृतिक वातावरण में निष्प्रह तरीके से, निर्लिप्त तरीके से, और एक तरह से देखा जाए तो बिना किसी दबाव के एक चिकित्सक से काम नहीं लिया जाता है। या तो उसे राइटिंग वर्क में लगा दिया जाता है, या उसको प्रशासनिक काम में लगा दिया जाता है, और उससे एक ही समय में अनेक काम लिए जाते हैं, और साथ ही ठीक है। उसकी जो कार्य अवधि की ड्यूटी टाइम लेकिन होता है वो सर भी निर्धारित इम्पोर्टेंट नहीं बात होता। यही है कि क्या इन सब चीज़ों का इलाज यही समझ आएगा कि हम सुसाइड जैसा कदम उठाएं? ये भी तो गलती है। आवाज़ जैसे हम भी तो आप लोगों के लिए बात ही कर रहे हैं, आप भी उन डॉक्टर्स के लिए फाइट कर रहे हैं, उनके लिए बात कर रहे हैं जो इस तरह के कदम उठा रहे हैं, लेकिन उन्हें भी समझना होगा कि कितनी भी विकट परिस्थिति हो, उसका इलाज आत्महत्या तो नहीं हो सकता। मैं लौट रही हूँ सर आपके पास। उमाशंकर जी भी हमारे साथ बने हुए हैं, समाज सेवी हैं आप। उमाशंकर जी, ये पूरा मामला आप समझ ही चुके हैं, आज किस चीज़ पर चर्चा हो रही है। सवाल ये कि कैसे इन चीज़ों को रोकेंगे और कैसे उन डॉक्टर्स का और भी मनोबल बढ़ाया जाए कि कितनी भी विकट परिस्थितियां हों, आत्महत्या ही एक कदम नहीं है जो कि उठाया जा सकता है। तिवारी जी, उमाशंकर तिवारी जी, आवाज़ मिल रही है आपको? चलिए, लगता है उमाशंकर तिवारी जी का फ़ोन डिस्कनेक्ट हुआ है। एक छोटा छोटा कमेंट मैं और भी आपसे लेना चाहूँगी। रूमा मैम, सवाल यही कि इन सब चीज़ों के लिए फाइट की जा सकती है, आवाज़ उठाई जा सकती है, अपनी बात को किसी प्लेटफॉर्म पर जाकर रखा जा सकता है, इंसाफ की गुहार लगाई जा सकती है, लेकिन ये कदम अगर डॉक्टर्स उठा रहे हैं तो उन्हें आप क्या समझाएंगे? जी, देखिए, मेंटल हेल्थ, मानसिक स्वास्थ्य बहुत महत्वपूर्ण है हर इंसान के लिए, और खासकर हर नौजवान के लिए, किशोरावस्था और यंग एडल्ट्स के लिए। और ये जो सारे जो डॉक्टर्स हैं ये भी यंग एडल्ट्स में आते हैं, यानी 18 से 28 साल की उम्र के। जी इसी समय सबसे ज्यादा जो है मानसिक तनाव रहता है, और किशोरावस्था में क्योंकि हार्मोनल चेंजेस भी हो रहे होते हैं, और जैसे हम लोगों ने पहले भी डिस्कस किया कि मेडिकल की पढ़ाई जो करता है वही जानता है कि किस तरह की पढ़ाई उन्हें करनी होती है, और पूरे जो 12वीं के बाद 10-12 साल हार्डली 4 घंटे या 3 घंटे की नींद लेके वो लोग जो है मेहनत करते हैं। तो तनाव है, स्ट्रेस है, लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट है कि अगर सही उनका जो टाइमलाइन है, जो भी टाइमिंग्स है, उसको सही की जाए, खान पान का समय दिया जाए, ये सब होने के साथ साथ अगर ये असेसमेंट हो सके और ऐसा एक फ्री माहौल मिले मेडिकल स्टूडेंट्स को, पोस्ट ग्रेजुएट डॉक्टर्स को, कि वो अगर किसी तनाव से गुजर रहे हैं तो वो शेयर कर सके अपने सीनियर से, और उनको निसंकोच उनको भी मनोचिकित्सा मतलब मनोचिकित्सक से मिलने का जो है प्रावधान दिया जा बिल्कुल, सके। क्योंकि इतना समय अगर आप इतनी प्रैक्टिस करके, इतनी मेहनत करके अगर आपने शिक्षा ली है और आप कुछ समय में आप स्पेशलिस्ट बन जाएंगे, डॉक्टर बन गए हैं, आप अभी प्रैक्टिस कर रहे हैं तमाम चीज़ों के साथ, वालीवाल साहब 30 सेकंड में अपनी बात रखिएगा कि क्या कहेंगे आप उन डॉक्टर्स को, क्या एडवाइस करेंगे, क्या सलाह देना चाहेंगे? देखिए, आपने बोला था कि आवाज उठाना चाहिए। शराफत की आवाज इस देश में सुनी कहाँ जाती है। और दूसरा मैं यही कहना चाहूंगा कि सबकी सहन करने की क्षमता अलग अलग होती है, सबकी दक्षता और योग्यता अलग होती है, सबकी मानसिकता अलग अलग होती है। ऐसे में समाज का भी दायित्व तो बनता है कि वो चिकित्सकों के प्रति बेहद सौहार्दपूर्ण वातावरण रखे और सकारात्मक तरीके से उनसे संतुलित और मर्यादित तरीके से व्यवहार करके उनकी सेवाएं ले। मैं समझता हूँ राजनेताओं को और प्रशासनिक अधिकारियों को भी ये समझना पड़ेगा कि ये भी इंसान है जिन्हें जोता नहीं जा सकता है, जिनसे काम लिया जा सकता है। बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ चर्चा में जुड़ने के लिए। डॉक्टर्स जिन्हें हम पृथ्वी का भगवान कहते हैं, धरती के भगवान, लेकिन डॉक्टर्स आप खुद कह रहे हैं कि हमें भगवान मत कहिए, क्योंकि हम भी आप ही की तरह हैं, हमें भी तनाव हो सकता है, हमें भी काम के घंटों में थकान हो सकती है, 3-4 घंटे सोकर हम दिन भर पढ़ाई करते हैं, प्रैक्टिस करते हैं, सालों लग जाते हैं डॉक्टर की डिग्री हासिल करने के बाद, और जब डॉक्टर बनते हैं तो पता चलता है कि उन्हें सरपंच के भी अंडर में काम करना है, ग्रामीण अंचलों में उन्हें पोस्टिंग दे दी जाती है। उसके अलावा भी कई चीज़ों का तनाव उन्हें होता है, फैमिली इश्यूज़ हो सकते हैं, सारी चीज़ें हो सकती हैं। वो भी एक इंसान ही है, ह्यूमन भी हैं,
और इसलिए उनकी भी समस्याओं को समझने की आवश्यकता है। और हम सिर्फ इसीलिए इस कार्यक्रम को कर रहे थे कि हर चीज़ का उपाय हो सकता है, लेकिन उपाय खुदकुशी नहीं हो सकता। जो डॉक्टर हमें समझा रहे होते हैं, हमें तनाव मुक्त रहने के लिए सलाहें दे रहे होते हैं, वो डॉक्टर्स अगर आत्महत्या कर रहे हैं तो उनके ऊपर क्या बीत रही होगी, इसे समझने की ज़रूरत है। और कई बार ऐसी भी घटनाएं सामने आती हैं जहाँ जो मरीज के परिजन हैं उनका व्यवहार डॉक्टरों के प्रति ठीक नहीं होता। उनकी भी स्थितियों को समझिए, उनकी भी परेशानियों को समझिए, और डॉक्टर हैं आपके लिए ही अच्छा करेंगे, इसलिए किसी तरह का दुर्व्यवहार उनके साथ ना करें। रखें अपना ख्याल। नमस्कार।